हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिर्फ फ्लूइड मूविंग कंडीशन में क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर चलता है, क्या क्या स्ट्रेसेस उस पर लगती हैं और रेस्ट कंडीशन पे क्या क्या स्ट्रेस उस पर आती हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। नो स्लिप कंडीशन सिर्फ और सिर्फ विस्कस फ्लूइड में एग्जिस्ट करती हैं। अगर विस्कोसिटी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड की तो उसमें कोई नो स्लिप कंडीशन नहीं होगी, राइट। नो स्लिप कंडीशन होती क्या है? नो स्लिप कंडीशन होती है कि जब कभी कोई फ्लूइड सरफेस के ऊपर बह के चलता है तो जो सरफेस की वेलोसिटी होती है वही फ्लूइड की वेलोसिटी होती है सरफेस पे। इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है ज़ीरो होती है, इसलिए स्लिपिंग नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि वाई डायरेक्शन में आपकी जो शेयर स्ट्रेस होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिससे डिस्टेंस पार्टिकल्स की अलग अलग ट्रेवल होती है विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उस प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना है जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, राइट। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। लेक्चर नंबर 2 है ये एफएम का। लेक्चर नंबर 2 एफएम का क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। क्लियर हो गई बात? हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। देखो बच्चे, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है फ्लूइड की जिसको हम कहते हैं डेंसिटी, सिंपल। जिसको हम क्या कहेंगे? डेंसिटी। इसका दूसरा नाम है मास डेंसिटी। यानी कि हम बात कर रहे हैं उस डेंसिटी की जो रिलेट करती है मास से। हम बात कर रहे हैं उस डेंसिटी की जो रिलेट करती है मास से। ये क्या है? ये रेशो है। इट इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ द mass of the fluid to the volume of that fluid at the fixed temperature, at the fixed temperature, at the fixed temperature। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि रेशियो किसका है? एक मास का, किससे? वॉल्यूम से, ठीक है। एट दी फिक्स्ड टेम्परेचर। देखो बच्चे ध्यान समझेंगे, प्रेशर भी आना चाहिए वैसे तो यहाँ, लेकिन प्रेशर इसके साथ ही ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है जिसे हम मास डेंसिटी के नाम से जानते हैं? तो मास डेंसिटी क्या होगी? मास डेंसिटी हो जाएगी, इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। ये है आपका रेशियो मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ये है आपकी मास डेंसिटी, ठीक। चलिए जी, अब यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ मास डेंसिटी क्या हो जाएगी? यूनिट देखो ये क्या है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो है ना। मास की यूनिट क्या? केजी, वॉल्यूम की कितना? मीटर क्यूब। केजी, वॉल्यूम कितना? मीटर क्यूब। डायमेंशनल यूनिट क्या होगी इसकी? डायमेंशनल यूनिट,
देखो डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, डायमेंशनल यूनिट होगी बच्चे, देखो डायमेंशनल यूनिट, डायमेंशनल यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि डेंसिटी क्या है मेरी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की क्या डायमेंशन m, वॉल्यूम कितना l क्यूब, तो m l माइनस क्यू होती है इसकी डायमेंशनल यूनिट। क्लियर हो रही बात। अब एक बात नोट करके लिखेंगे बच्चे, देखो एक बात नोट करके आएगी क्या, कि जब कभी भी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना तो डेंसिटी हमेशा हमारी, ध्यान रखेंगे, बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी हमेशा घटती है। लेकिन ये जो काम होता है ना, ये जो काम होगा ये वाली जो बात है, ये बात तभी सिद्ध होती है या तभी प्रूफ हो सकती है जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहे। जब हमारा प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो चेंज ना हो। समझ में आ रही है बात, प्रेशर जो है वो चेंज ना हो, तब ये बात सिद्ध होती है, तब ये बात समझ में आती है। इसके लिए प्रेशर सेम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेशर के साथ ही वेरी कर रही है ना, ठीक है। यहां पर अगर हम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, नो, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इस बात को समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। उससे पहले हम देखेंगे, देखो इस बात को समझते हैं। मुझे पता है फॉर एयर, देखो हम बात कर रहे हैं पहले एयर की, फॉर एयर, एयर क्या है, एयर है बच्चे एक आइडियल फ्लूइड, एयर है एक आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT आइडियल फ्लूइड की इक्वेशन होती है, ठीक है। आइडियल गैस भी कहते हैं इसको, फ्लूइड मान लो, गैस मान लो। यहां पर आइडियल गैस की, वैसे बेसिकली ये क्या है, आइडियल गैस की है इक्वेशन, ठीक है, पर ये आइडियल फ्लूइड भी माना जाता है। अब देखो बात ध्यान से समझेंगे कि यहां पर अगर मैं वॉल्यूम को मास के नीचे ले जाता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी PV इज इक्वल टू MV इंटू RT, और ये जो टर्म है ये है डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा रो RT। क्लियर। एक एक्सप्रेशन आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लियरली वी कैन से दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट लेता हूं, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि मेरा प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे हमने कहा 1 बार, ये कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, क्लियर है। सी लेवल पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, एवरेज प्रेशर हम यही मानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार। तो इस पे जब कांस्टेंट है तो रो RT का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो गया। अब R होता है मेरा गैस कैरेक्टरिस्टिक्स, गैस कांस्टेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तभी तो हम कह रहे हैं गैस कांस्टेंट। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, Cp माइनस CV, मेयर का फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो मेयर फॉर्मूला, गैस कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट होता है। तो यानी कि हमारा रो टी का जो प्रोडक्ट है वो भी हो जाएगा कांस्टेंट। अब रो टी का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या बात आ रही है समझ में, जब रो टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, यहां पे देखो जब हमारे पास
रो टी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर घटेगा, पहली बात। और दूसरी बात हम कैसे कह सकते हैं, डेंसिटी अगर घटेगी, डेंसिटी अगर घटेगी तो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। ये बात कहाँ सिद्ध होती है, इस बात का प्रूफ कहाँ पर है, देखो समझाता हूँ। घरों में क्या होता है, किचन में जब जाओगे ना आप, जब आपकी माता श्री खाना बनाती हैं तो जो खाने से हीट होती है उसके आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है। सुना है ना आपने, गर्म हवा हल्की होती है। ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है बच्चे, ये जो काम है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता है। तो जब वो हल्की हो जाती है तो कहाँ जाती है, छत पे चली जाती है, छत पे जाके चिपक जाती है। तभी तो जब कभी हम रूम का फैन, गर्मियों में जब हम रूम में फैन चलाते हैं तो आपको गरम गरम हवा क्यों लगती है, क्योंकि गरम हवा ऊपर रहती है, ठंडी हवा नीचे रहती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो रूम में होता है वो ये फिनोमिना होता है। ये काम किस पे हो रहा है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर पे, याद रखना। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हॉट बलून। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हॉट बैलून। हॉट बैलून, देखो हॉट बैलून क्या होता है बच्चे, इस तरह का बैलून होता है, देखा है आपने। हॉट बैलून कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चैम्बर होता है जिसमें हम खड़े होते हैं ऐसे, और इस चैम्बर में यहाँ से क्या होती है, फायर जल रही होती है, ऐसे फायर जलती है। ये क्या है, हमारी फायर। अब देखो होता क्या है बच्चे, होता यह है कि इसके आसपास ये एयर है, और ऑब्वियसली अंदर भी एयर होगी। ये है एयर, हमारी कोल्ड एयर, ये है हमारी कोल्ड एयर। ये हो गई हमारी हॉट एयर, ये हो गई हमारी हॉट एयर। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारी हॉट एयर है। हॉट एयर का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा। कोल्ड एयर का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा वाली से कम। ठीक, तो मुझे मालूम है ये सारा काम किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, यही तो हो रहा है। ठीक है, अंदर जो है प्रेशर जो है, हवा जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीटिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रही है। अब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हुई, मेरी डेंसिटी हो गई कम, और कोल्ड हवा की डेंसिटी है ज़्यादा। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी मोर, और यहाँ डेंसिटी क्या है, लेस। तो होगा क्या, एक फोर्स आएगा जिसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं, यहाँ से मुझे बॉयंसी फोर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से मुझे बॉयंसी फोर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, पॉइंट क्लियर है। बॉयंसी फोर्स मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जब मुझे बॉयंसी फोर्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो हॉट बलून क्या करेगा, हल्का हो गया ना। अब हल्का हो गया तो क्या होगा, क्या टेंडेंसी होती है, बुलबुले कैसे आते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि बॉयंसी फोर्स की वजह से वो एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर की डेंसिटी कम होती है। बुलबुले में आपने गिलास में देखे ना, बुलबुले होते हैं, सोडा डालते हैं तो वो हमेशा ऊपर क्यों आते रहते हैं, क्योंकि वो एयर से ट्रैप्ड होते हैं। एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जो हल्की चीज़ होती है वो अपना आप ऊपर आ जाती है, रीजन ऑफ बॉयंसी फोर्सेस। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर बॉयंसी फोर्सेस की वजह से ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स होंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो आपको मोशन मिल रहा है, मोशन कैसा मिलेगा, अपवर्ड। मोशन कैसा मिलेगा, मोशन मिलेगा अपवर्ड। तो ये जो अपवर्ड मोशन है, ये जो अपवर्ड मोशन है, ये जो अपवर्ड मोशन है वो किसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू डेंसिटी
डिफरेंस। और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या आ रहा है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, बॉयंसी फोर्स विल बी एक्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स है, यानी कि हम जो ये कह सकते हैं जो बॉयंसी फोर्स है एफ बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। समझ में आ रही है बात, डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर, ये हमारा बॉयंसी फोर्स है। जब तक ये चीज मुझे मिलती रहेगी, जब तक ये चीज मुझे मिलती रहेगी, तब तक हमारा हॉट बलून जो है वो ऊपर चला जाता रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ कौन सी इक्वेशन लग रही है, यहाँ पर इक्वेशन कौन सी लगी बच्चे, यहाँ पर इक्वेशन लगी कि डेंसिटी हमारी जब बढ़ेगी जब टेम्परेचर कम होगा, और डेंसिटी हमारी तब घटेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब देखो जो दूसरी इक्वेशन है उसकी वैलिडेशन देखो। दूसरी इक्वेशन क्या है कि अगर हमने कहा कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी हमारी ज़्यादा होगी, और हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर अगर हमारा कम होगा तो डेंसिटी हमारी कम होगी। अब टेम्परेचर का यहाँ कोई खेल नहीं है, इन दोनों बात को समझना है। टेम्परेचर का यहाँ कोई खेल नहीं है, उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो बात करते हैं एट सी लेवल, एट सी लेवल। देखो सी लेवल पे क्या हो रहा है बच्चे, सी लेवल पे क्या हो रहा है, मान लो ये सी लेवल है आपका, तो सी का पानी कैसा है, ठंडा। ध्यान समझना बच्चे, सी का पानी कैसा है, ठंडा, कोल्ड। तो कोल्ड एयर है तो इसके आसपास की हवा भी तो ठंडी होगी, इसके आसपास की हवा क्या होगी, ठंडी होगी। ये हमारा क्या है, सी लेवल है। तो ये क्या है, हमारी कोल्ड एयर है। ध्यान समझेंगे बच्चे, कोल्ड एयर। अब हवा जब कोल्ड एयर होती है, वो आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि कोल्ड एयर जो होती है भारी होती है, वो भारी होती है, क्यों, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर जो रहता है ये मैक्सिमम रहता है यहाँ पे। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, क्योंकि प्रेशर कई टाइप का होता है बच्चे, वैक्यूम प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर जिसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर। तो प्रेशर अलग अलग तरीके का है, तो हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, रीजन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे, डेंसिटी मैक्सिमम रहती है एट दी सी लेवल पे, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर में मिलती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो डेंसिटी है हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, ये बात बताएंगे अभी। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इतनी ऊपर चला गया, मुझे मिल गए पहाड़, मुझे मिल गए यहाँ पे पहाड़, ये क्या है, हिल्स। अब हिल्स में देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो एयर के पार्टिकल ना कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बात है पार्टिकल कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ूंगा पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे, हिल्स पे मुझे मालूम है टेम्परेचर क्या होता है, कम, यानी कि टेम्परेचर रहता है कम। हिल्स पे मुझे पता है कि टेम्परेचर रहता है लो, होता है कि नहीं होता ऐसा, ठंडी हवा लगती है। और यहाँ हिल्स पे एयर पार्टिकल्स रहते हैं लेस, एयर पार्टिकल विल बी लेस। यहाँ पर लेस एयर पार्टिकल्स हैं, तो जब पार्टिकल्स ही कम है तो वो क्या प्रेशर बनाएंगे, इसलिए प्रेशर भी कम है, ठीक है। तो जब पार्टिकल कम है तो डेंसिटी क्या रहेगी, लो, और प्रेशर भी रहेगा लो, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो पार्टिकल से ही हो सकता है। पार्टिकल नहीं है तो फिर हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो बच्चों, क्यों यहाँ पर वो इक्वेशन वैलिड नहीं होती टेम्परेचर वाली, क्योंकि टेम्परेचर भी है कम, प्रेशर भी है कम, और डेंसिटी भी है कम। टेम्परेचर भी है कम,
प्रेशर भी है कम और डेंसिटी भी कम है हिल्स पे। हिल्स पे आपका सैचुरेटेड प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर कम होता है, इसीलिए हिल्स में खाना हमेशा कुकर में बनाना चाहिए। कि कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर का क्या काम है, प्रेशर कुकर काम करता है बच्चे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देता है। प्रेशर कुकर का काम यहाँ पर हिल्स पे प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनाते हैं, आता है ना 10th में क्वेश्चन बोलते हैं कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं या हिल्स एरिया पे जाते हैं तो वो खाना देर से क्यों बनता है, ये क्वेश्चन आता है ना। ऐसा क्या है भाई वहां पर खाना देर से क्यों बनता है, कारण ये है कि वहां पर सैचुरेशन प्रेशर कम है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। कोई भी प्रेशर जब सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग होता है तो उस प्रेशर को कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेशन प्रेशर हिल्स एरिया पे कम है तो सैचुरेटेड टेम्परेचर भी कम है। वहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग नहीं होगी, वहां उसके नीचे होगी 79 या 80 पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी कम होगा 0.8 पास्कल, ठीक है 0.8 पास्कल, ठीक है, या 0.8 बार, नॉट पास्कल, 0.8 बार। 1 बार पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हिल्स पे 0.8 बार चले जाएगा, 0.6 या 0.7 बार चला जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो हिल्स है, ये हिल्स एरिया जो है, हिल्स पे आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो रहता है कम, जिसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर भी कम रहेगा। सैचुरेशन टेम्परेचर कम है तो सैचुरेशन प्रेशर भी कम है। तो हिल्स पे ध्यान रखना बच्चे कि जो पानी है, हिल्स पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होता है, ध्यान रखना, वो होगा नीचे। तो हिल्स पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो लेस देन होगा सैचुरेशन टेम्परेचर किस पे, सी लेवल पे, ये ध्यान रखना। तो सारी इक्वेशन यही लग रही हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप। ऐसे ही जो सैचुरेशन प्रेशर है, सैचुरेशन प्रेशर कौन सा प्रेशर, द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेशन प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर कम है, ठीक है, ये भी कम हो जाएगा सी लेवल के करस्पॉन्डिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही है बात, ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और प्रेशर कुकर क्या करता है, ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर कम हुआ है इसको बढ़ा के वहीं ले आएगा, कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, फेस चेंज वाले पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रही है, बॉइलिंग देर से होगी यहाँ, सिंपल, पानी बहुत देर से उबलेगा प्रेशर कुकर में, अगर आप पानी उबालोगे तो पानी देर से उबलता है, सिंपल सी बात है, जल्दी नहीं उबलता वो। और जब पानी देर से उबलेगा तो उसमें और हीट ऐड हो जाएगी, खाना जल्दी बनेगा, सिंपल सा फिनोमिना है। तो यहां पर क्या है, देखो यहाँ प्रेशर कम, डेंसिटी, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो टेम्परेचर के बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। टेम्परेचर ऑब्वियसली सी लेवल पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ हिल्स, होगा कि नहीं होगा भाई, सी लेवल पे ज्यादा होगा। लेकिन ये सी लेवल पे जो टेम्परेचर है किसकी वजह से है, पानी की वजह से है ना, जो उसकी हवा है। तो यहां हम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग बात नहीं करेंगे, यानी कि हमें एक चीज बात पता लगी, क्या हम यहां ये बात जरूर कह सकते हैं कि भैया आपकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखिएगा, डेंसिटी बढ़ेगी कब, जब प्रेशर बढ़ेगा, और डेंसिटी घटेगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको बच्चे ये दो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ये रहती है 1000 kg पर मीटर की क्यूब। और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे होगी,
मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे होती है? अब ये सवाल आया यूकेपीएससी में, बहुत बार पूछा गया है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखेंगे। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है? ये भी एक आइडियल फ्लूइड है। डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.24 kg पर मीटर क्यूब, ये मैक्सिमम डेंसिटी है। जनरली हम 1 के आसपास मानते हैं। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है? अब इसकी कहानी बताऊंगा पेट्रोल की, इसमें बड़ी कहानी है। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल ये रहती है 730 से 750 kg पर मीटर क्यूब में बीच में। जनरली आप जब तेल लेने जाओगे ना तो आपको मिलेगी 743 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ डीजल कितनी है? डीजल थोड़ा सा भारी है, 810 kg पर मीटर की क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है? डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13,600 kg पर मीटर की क्यूब। तो ये कुछ डेंसिटीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, मेमोराइज रखनी है, ठीक है। चलिए जी आ जाओ, एक प्रॉपर्टी खत्म होगी, बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है, दूसरी प्रॉपर्टी का क्या नाम है? दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है बच्चा वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, और स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। देखो क्या है स्पेसिफिक वेट, ये है आपका रेशो, ये भी रेशो ही है। यहाँ वेट डेंसिटी से पता लग रहा है ना, डेंसिटी में जैसे मास अपॉन वॉल्यूम था, मास डेंसिटी में यहाँ वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of weight of the fluid to the volume of that fluid at the fixed pressure and temperature, pressure and temperature। समझ में आ गई बात? ये है हमारी वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी क्या है? देखो वेट डेंसिटी क्या है बच्चे, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल w से। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by small w। क्लियर है? तो वेट डेंसिटी क्या है और स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये इसी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो स्पेसिफिक वेट होता है हमारा वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट क्या है? देखो वेट कितना होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वॉल्यूम हो गया v। और एज वी नो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये आया रो इनटू जी, ये आ गया हमारे पास रो इनटू जी। समझ में आ गई बात? तो बच्चे अब समझने वाली बात क्या है, देखो अब ये जो स्पेसिफिक वेट है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ रो आ रहा है, जी आ रहा है। तो जी क्या डिसाइड करेगा? जी डिसाइड करेगा लोकेशन। जी क्या डिसाइड कर रहा है? लोकेशन। यानी कि जो स्पेसिफिक वेट है किसी भी फ्लूइड का वो लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा। इक्वेटर पे कुछ और होगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कुछ और होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कुछ और होगा, क्योंकि वहाँ पर
ग्रेविटी चेंज होती है। ग्रेविटी आपको पता है ना क्या होती है, जी डिवाइड बाय आर ई, पढ़ा ना हमने, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू क्या है हमारी, आई थिंक मेरे याद आ रहा है फॉर्मूला, स्मॉल जी शायद होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है शायद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो यानी कि जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है हमारी इक्वेटोरियल रेडियस पे, ये तो इक्वेटोरियल रेडियस है ना आर ई, तो अर्थ की रेडियस जो है उस पर डिपेंड करेगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ग्रेविटी बड़ी मैक्सिमम है क्योंकि वहां रेडियस कम है, सिंपल। भाई मास ऑफ अर्थ सेम है, यहां पर देखो इसको समझो, थोड़ा सा चीजों को समझोगे तब मजा आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ये है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये रेडियस कौन सी होती है, याद रखना बच्चों, ये रेडियस होती है इक्वेटोरियल रेडियस, यानी कि वो वाली, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रेडियस होती है, ध्यान रखना। सब कहते हैं सर कांस्टेंट होती है, बात सही है कांस्टेंट है, पर इक्वेटर पे ही तो कांस्टेंट माना है, वैसे तो चेंज हो रही है क्योंकि अर्थ गोल थोड़ी ना है बच्चा, अर्थ तो जियोड शेप की है। अर्थ कैसी है, अर्थ है जियोड शेप की, अंडाकार है। तो ये जो रेडियस है देखो ध्यान समझेंगे, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये हमारा इक्वेटर है। ये जो रेडियस हमने मानी है, ये मानी है हमने ये वाली, अर्थ की रेडियस यही तो लेते हैं हम, कितनी होती है हमारी 6400 किलोमीटर, यही तो है आर ई जो हम लेते हैं। लेकिन ये तो बच्चा चेंज हो रही है ना, देखो यहाँ रेडियस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो यानी कि जी जो है, ये जो जी है ये वेरिंग इन नेचर का है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर ई स्क्वायर। आर ई जहां ज्यादा होगी जी वहां कम होगा। सबसे ज्यादा कहां है, इक्वेटर पे, देखो ज्योग्राफी पढ़ा दी मैंने आपको। और सबसे ज्यादा, सबसे कम कहां पर है, पोल्स पे। पोल्स पे आपकी क्या है, जी की वैल्यू कम, सॉरी ज्यादा, क्योंकि जहां रेडियस हमारी कम होगी वहां पे जी की वैल्यू होगी ज्यादा, और जहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां स्पेसिफिक वेट होगा ज्यादा। समझ में आ गई बात, जहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां स्पेसिफिक वेट क्या होगा, ज्यादा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ग्रेविटी हमारी मैक्सिमम है, ध्यान रखना। अर्थ के सरफेस पे भी वेरी करती है ग्रेविटी। तो ये जो जी की वैल्यू 9.81 ली है ना हमने बच्चों, ये एक तरह से एक एवरेज एक्सेलरेशन है जो इक्वेटर पे कैलकुलेटेड है। क्लियर है, एवरेज एक्सेलरेशन है ये। जब आर ई की वैल्यू उसमें 6400 किलोमीटर रखी जाती है ना, और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तब हमारा कैलकुलेट हो गया आता है 9.81। तो ये बात ध्यान समझें, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई, और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो याद रखें क्या कि जो स्पेसिफिक वेट है आपका, जो आपका स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट दो बातों पे निर्भर करेगा। एक तो डिपेंड पे करेगा रो, रो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर पे, एक बात तो ये है। दूसरा एक डिपेंड करेगा जी पे, जी किस पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे। तो ये दो बातों पे डिपेंड कर गया स्पेसिफिक वेट। यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक वेट की, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। देखो स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात ध्यान से समझेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स। भाई एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या है, ध्यान समझेंगे,
F बराबर क्या है, एम ए है, तो m को हम लिखते हैं kg, a को क्या लिखता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F की क्या यूनिट, न्यूटन, यही तो है। तो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो स्पेसिफिक वेट कितना है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना ये हमारी यूनिट है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर की क्यूब। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होगा, डेंसिटी कितनी है वाटर की 1000, और किस पे देख रहे हैं 9.81, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर की क्यूब, ये इसकी यूनिट होगी। ऐसे ही स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर कितना होगा, रो जी है ना, तो डेंसिटी कितनी है 1.24, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, 9.81, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लेना कैलकुलेट, ठीक है, जितना भी आएगा। अगर इसको 1 मान लो, वैसे कहीं कहीं एवरेज हम 1 भी लेते हैं, तो डेंसिटी 1 मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गई 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9.81 न्यूटन पर मीटर की क्यूब। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि वाटर जो है वो एयर से 1000 टाइम्स हैवियर है, नोट करके यहां पर लिखेंगे कि वाटर इज दी 1000 टाइम्स heavier than air, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर लगभग 1000 टाइम है डेंसिटी ऑफ एयर से। क्लियर हो गई बात, चलिए जी, ये बात हो गई हमारी स्पेसिफिक वेट की। एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पर, यूनिट, कौन सी यूनिट, कौन सी यूनिट आएगी यहाँ पे, डायमेंशनल यूनिट, कभी कभी पूछ लेता है डायमेंशनल यूनिट, तो डायमेंशनल यूनिट भी देख लेते हैं इसकी, डायमेंशनल यूनिट भी देखेंगे। डायमेंशनल यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट, डायमेंशनल यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट, तो डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, देखो स्पेसिफिक वेट कितना है, रो इंटू जी, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या होगी, केजी को किससे दिखाते हैं, एम से, मीटर कितना आ गया एल क्यूब, ये एम कितना आया एल, और टाइम को टी से, टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कैंसिल आउट हो गया, एम एल स्क्वायर इंटू 1/टी स्क्वायर, यानी कि ये यूनिट आ गई हमारी एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। तो जो डायमेंशनल यूनिट है स्पेसिफिक वेट की वो क्या है, एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। न्यूटन पर मीटर क्यूब से भी कर सकते थे, है ना, एम एल माइनस 2 होता है वो, एल से एक एल कट जाएगा, वो बच जाता, न्यूटन पर मीटर क्यूब से भी कर सकते थे, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब से भी कर सकते थे, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन क्या है एम एल टी माइनस 2, मीटर कितना है एल की क्यूब, कितना आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर हो रही है बात, तो सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है बात, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, थर्ड प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, और ये बहुत लंबी जाने, इससे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेते हैं, हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका दूसरा नाम भी है बच्चे, क्या, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर हो गई बात, देखो रिलेटिव डेंसिटी, ये रेशियो है डेंसिटी का, पर कौन कौन से डेंसिटी देखेंगे, लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ
इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड to the density of स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है ये भी बात करेंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड एट दी पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट दी पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? रेशो है डेंसिटी का किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट पे। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? देखो फ्लूइड हमारे हैं दो टाइप के। फ्लूइड हमारे पास है बच्चों दो टाइप के। फ्लूइड होता है एक लिक्विड और एक होता है हमारा गैस और वेपर भी कहते हैं कभी कभी। फ्लूइड हमारे दो टाइप के हैं ना। तो अब ध्यान से समझेंगे, लिक्विड में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है हमारा वाटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। और गैस और वेपर में जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो है हमारा एयर, वो है हमारा एयर और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेस में यूज करते हैं बच्चा, ठीक है। ये भी होता है लेकिन लेते नहीं है इसको, स्पेस में यूज होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए जी, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? स्पेसिफिक। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे दिमाग में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रखेंगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए देखो यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। चूंकि ये रेशो है किसका? डेंसिटी का, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। ध्यान रखेंगे, नो यूनिट, या हम इसे कह सकते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। क्लियर है? ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। अच्छा, अब देखो एक चीज ध्यान से समझेंगे बच्चे। क्या क्या ध्यान से समझने की बात है कि अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में, क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मैं जी से ऊपर नीचे कर दूं मल्टीप्लाई, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मैं जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ऊपर वाला क्या बन गया? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्पेसिफिक वेट का रेशियो भी है। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझ में आ गई बात? क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वेट का रेशियो भी है।
क्लियर हो रही है बात? वो क्या है, वेट का रेशियो भी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। रिलेटिव डेंसिटी कभी कभी आ जाता है। अब देखो वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। स्पेसिफिक वेट नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। याद रखना कि जो इस रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एस से। तो जो एस है वाटर का, देखो वाटर क्या है, वाटर लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड है। वाटर का देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय, और लिक्विड में डेंसिटी किसकी देखेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड की। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर, तो यहाँ आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो ये आ जाएगी 1। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि डेंसिटी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की क्या है, 1। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए, क्लियर हो गई तो बात अब देखो, स्पेसिफिक वेट यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लेते हैं, उसको पॉइंट दे देते हैं ना। ये हमारा पॉइंट 1 है। चलो पॉइंट 2 देखो, स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी देखना है हमने। हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी, तो डेंसिटी आएगी मरकरी की। और मरकरी क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है, लिक्विड की कैटेगरी में आता है वो, ध्यान रखना। इसीलिए उसका लिक्विड से कंपैरिजन करेंगे, तो लिक्विड में डेंसिटी किसकी है, स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है, वाटर। मरकरी क्या है, मरकरी बच्चों ध्यान रखना क्या है, लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल। तो मरकरी की डेंसिटी है 13,600, वाटर की है 1000, तो ये वैल्यू आई 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की कितनी है, 13.6। यूनिट होगी इसकी, कोई यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जैसे हमने मरकरी की निकाली है, ऐसे ही हम मरकरी क्या है, पेट्रोल की भी निकाल सकते हैं। पेट्रोल की कितनी होगी, पेट्रोल की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पेट्रोल की डेंसिटी आप मान लो 750 डिवाइड बाय 1000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल 0.750 यूनिट होगी इसकी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर हो रही है बात, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये हमारी कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिफरेंट फ्लूइड्स की जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? तो स्पेसिफिक डेंसिटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। अब बात करेंगे हमारी जो प्रॉपर्टी है मेन, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमें समझनी है। विस्कोसिटी ये क्या होती है, विस्कोसिटी इसको समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे आप समझते चले जाएंगे। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है, देखो जैसे मान लो आपके पास एक सरफेस है, एक सरफेस है और उससे फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। तो कुछ बातें मैंने आपको समझा दी हैं, उसका मुझे एडवांटेज यहां मिलेगा। ये कोई फ्लूइड है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब ये फ्लूइड मूव कर रहा है तो ध्यान से समझेंगे बच्चे, यहां से ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि यहां पे एक लेयर मेरी ये होगी, ठीक है, और ये इस टाइप से ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो एक पॉइंट मेरा ये होगा जिसे कहूँगा मैं 0 पॉइंट और 0 डैश, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम होंगे। मैंने कहा एक पॉइंट मेरा यहाँ पे था, वो यहाँ पर पार्टिकल आ गया,
ठीक है, दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ पे था, वो ट्रैवल करके यहाँ पे आया, तीसरा पार्टिकल मेरा यहाँ था, वो ट्रैवल करके यहाँ आया। तो हमारे पास कितने पार्टिकल है? 4 पार्टिकल। तो 0 1 2 3, ये आ गया हमारा 1 डैश, ये आ गया हमारा 2 डैश, ये आ गया 3 डैश। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? ये 2 वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? ये। और 1 वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? ये। समझ में आ रही है बात? तो क्लियरली वी कैन सी दैट फ्रॉम द फिगर द डिस्टेंस ट्रैवल फॉर ऑल द पार्टिकल्स आर डिफरेंट विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात? कि एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है सारे पार्टिकल्स ने, वो अलग अलग की है। तो इसका मतलब कि जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है डिफरेंट डिफरेंट, तो वेलोसिटी होगी डिफरेंट डिफरेंट, और जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है टॉप लेयर की वो सबसे ज़्यादा होगी। ये टॉप लेयर है ना, ये क्या होगी? हाईएस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट कहेंगे, फास्टेस्ट कहेंगे, हाईएस्ट तो पॉइंट को दिखाता है। टॉप लेयर की जो वेलोसिटी है वो होगी फास्टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड वर्ड है। ये होगी हमारी स्लोएस्ट। समझ में आ रही है बात? ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं। अब इससे क्या हो रहा है देखो, अगर मैं कोई 2 लेयर लेता हूं, अगर मैंने कहा कि मैंने लेयर 2 और लेयर 3 को एक साथ लिया, या इससे ऊपर वाली लेयर को ले लो जो इसके साथ जुड़ी हो, ऐसे, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं ताकि, मैंने क्या किया, मैंने ये वाली लेयर को ली, तो इसमें 2 लेयर ली मैंने, ध्यान से समझेंगे। यहां पे मैंने क्या करा, एक लेयर तो ये ली, और इसके नीचे थी दूसरी लेयर, इसके नीचे थी दूसरी लेयर, ऐसे। तो सीधी सी बात है कि जो दूसरी लेयर, जो नीचे वाली लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी कम रहेगी तो डिस्टेंस कम रहेगी। तो ये मेरी क्या है, यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो नीचे वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी मैंने कहा 2, क्योंकि ये पार्टिकल 2 है, और ये जो ऊपर वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी मानी मैंने 2 डैश। तो क्लियरली इस फिगर से मैं कह सकता हूं कि v2 डैश इज ग्रेटर देन होगा v2 के, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? कितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी या कितनी वेलोसिटी ज्यादा है ऊपर वाले की, इतनी वेलोसिटी ज्यादा है, इसे कहा मैंने डेल्टा u। यही तो वेलोसिटी ज्यादा है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर बनाए हैं मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये चल रही है तेज, और जो नीचे वाली लेयर है ये धीरे चल रही है। तो तेज वाली लेयर जो है और जो धीरे चल रही है वो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं तो ये ऊपर वाली लेयर इस नीचे वाली लेयर को कहती है कि भैया जब हम आपस में जुड़े हुए हैं, मैं जा रहा हूं तेज, तो तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे मेरे साथ चलना है। लेकिन नीचे वाली लेयर कहती है भैया मैं नहीं चल सकती, क्योंकि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं, मैं मूव नहीं कर सकती इतना, तो मैं आपको भी जाने नहीं दूंगी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, और जो नीचे वाली लेयर है वो अपनी ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या, शेयरिंग होगी, बीच में शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिससे शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। तो ये शेयरिंग किसकी वजह से हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जो 2 लेयर के बीच में लग रहा है। यहां पर क्या आई, यहां पर आई शेयरिंग। शेयरिंग किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल, अब ये वो वाला रेजिस्टेंस नहीं जो सुबह पढ़ाया था, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन लेयर्स। तो लेयर्स के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से शेयरिंग हो रही है, और दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड।
विस्कोसिटी इज व्हाट? विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, विच ऑफर्ड, या ऐसे कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड ऑफर्ड बाय द वन लेयर टू द अनदर लेयर. Viscosity is the internal resistance of the fluid offered by the one layer to the another layer of fluid particles. समझ में आ गई? तो विस्कोसिटी समझ में आई क्या है विस्कोसिटी. तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे विस्कोसिटी की. विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है? विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? इट इज दी internal resistance, it is the internal resistance offered by, it is the internal resistance, it is the internal resistance offered by, it is the internal resistance offered by one layer of fluid to the another layer of fluid. क्लियर हो गई बात? and it is denoted by mu. It is expressed, it is denoted by mu. ठीक है, ये कहलाती है विस्कोसिटी. अब देखो विस्कोसिटी जब मैं कह रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी, या सीधा सीधा मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सीधा सीधा मतलब है विस्कोसिटी. सिंपली वीकेंड्स है विस्कोसिटी. तो इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, जब भी मैं कह रहा हूं विस्कोसिटी, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं डायनामिक विस्कोसिटी की. ये डायनामिक क्यों होती है अभी इस पे बात करेंगे. वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ डायनामिक विस्कोसिटी. इस पे एक चीज है जिसकी वजह से हम डायनामिक नाम देते हैं इसको, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बात करेंगे इस पे भी. इस पे हम लोगों को बात करनी है अभी बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी पे, कि विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती कि नहीं करती है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी देखने हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. ठीक है, ये हमारी विस्कोसिटी है. अब देखो विस्कोसिटी को समझने के लिए मैंने आपको एक फिगर बनाया था अभी. विस्कोसिटी को समझने के लिए हमें फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा. देखो इस विस्कोसिटी को अगर समझना है तो इस फिगर को समझना पड़ेगा जो मैंने यहाँ बनाया था. ये पार्टिकल्स फिगर था. ठीक है, ये हमारा जीरो डैश पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा 3 था, यहाँ पे पॉइंट हमारा 1 था, पॉइंट 2 कहाँ पहुँचा, यहाँ पे 2 डैश पे, 3 का पहुँचा 3 डैश पे, 1 का पहुँचा 1 डैश पे. क्लियर हो रही है बात? 1 का पहुँचा 1 डैश पे. तो ये क्या है देखो, ये बेसिकली क्या है बच्चे, ये वेलोसिटी प्रोफाइल ही तो है. हम वेलोसिटी तो कह रहे हैं, जैसे मान लो ये v3 वेलोसिटी है, ये v2 है, ये v1 है. वेलोसिटी को वेक्टर में भी दिख सकता है, डिस्टेंस वेक्टर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. समझ में आ रही है बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब डिस्टेंस को वेलोसिटी से कैसे कंपेयर करोगे. देखो विस्कोसिटी समझते हैं थोड़ा सा. अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये कौन सा पॉइंट था, ये सरफेस वाला पॉइंट था ना, ये सरफेस वाला पॉइंट था. तो यहां पर विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी तो कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है. हो क्या रहा है, यहां शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, मैंने बताया था आपको सुबह वाले लेक्चर में. क्यों? क्योंकि यहां मोशन जो है रुका हुआ होगा. यहां शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगी, यहां शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगी. क्लियर हो रही है बात? अब देखो अगर मैं कहूं, ध्यान से समझेंगे बच्चे, अगर ये एंगल अगर हमने कहा बहुत स्मॉल है डी थीटा, ये एंगल हमने कहा बहुत स्मॉल है डी थीटा. ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाओ, इस फिगर को हम दोबारा बनाएंगे. देखो थोड़ा सा इसको समझना है क्या है ये, है ना.
ये मेरा सरफेस था, ये इस टाइप से मैंने ये चीज, ठीक है। ये एंगल क्या है मेरा, डी थीटा। ये एंगल डी थीटा है, तो दो लेयर हमने लेनी है, कौन कौन सी, देखो एक लेयर तो ये ले लो और एक लेयर ये ले लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अगर ये वेलोसिटी u है तो ये भी u होगी, कहां तक, यहां तक, पैरेलल है ना दोनों। तो ये कितनी है, ये du है, यही तो चेंज आया ऊपर वाली वेलोसिटी में। du क्या है, इंक्रीमेंटल चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज du। तो जब ये एंगल डी थीटा है तो ये भी तो एंगल बच्चे डी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां क्या है, देखो अगर मैं कहूं y डायरेक्शन में मैंने माना है यहां पर टोटल डिस्टेंस y, ये टॉप लेयर है ना, ये कौन सी लेयर है, ये टॉप लेयर है, टोटल डिस्टेंस y माना है मैंने, क्लियर है। अब ये डिस्टेंस y है, दिखा वेलोसिटी रहे, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी मान लो v, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी मान लो v। अब डिस्टेंस को वेलोसिटी के साथ कैसे दिखा सकते हो आप, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही तो दिखाओगे, या वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ दिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो du है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं dt की, तो ये क्या मुझे डिस्टेंस नहीं देगा भाई। दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय, या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर मुझे चाल पता है, तो अगर मैं उसकी टाइम से गुणा कर दूं तो मुझे दूरी मिल जाएगी। तो अब मैंने ये इंक्रीमेंटल ट्रायंगल है, ये चेंज जो हुआ है छोटा चेंज हुआ है, माइनर चेंज हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसी पे सारी कहानी है बच्चे, इसे उठा लो। तो ये इंक्रीमेंटल ट्रायंगल है जो बहुत ही छोटा है। तो मैंने कहा इसका एंगल डी थीटा है। मैंने कहा कि y में हम इंक्रीज हुए हैं बहुत छोटे से, जिसे हमने कहा dy, बहुत छोटी सी डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेस हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी du इंटू डी टी। अब ठीक है, क्योंकि अब ऊपर वाली भी डिस्टेंस है और dy भी डिस्टेंस है, अब बिल्कुल ठीक है। dy इज दी व्हाट, dy है आपका y डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज। dy क्या है, dy है इंक्रीमेंटल चेंज किसका, ऑफ डिस्टेंस इन y डायरेक्शन, इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ डिस्टेंस इन y डायरेक्शन। du dt क्या है, du dt आया है आपकी x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो क्लियरली मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां मैं ये बात कह सकता हूं कि 10 डी थीटा इक्वल्स क्या होगा, डी यू डी टी डिवाइड बाय डी वाई, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चे। तो अब इसको, अब मैंने कहा डी थीटा मेरा बहुत स्मॉल है, ध्यान रखना, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल। तो 10 डी थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू दी डी थीटा। यहां कोई प्रॉब्लम है भाई, जब थीटा स्मॉल होता है तो 10 थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज 10 थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1, ठीक है। ये बात आपको पता होगी आई होप। तो यहां पर क्या किया हमने, यहां पे हमने क्या किया बच्चे कि जो 10 डी थीटा था इसको हमने डी थीटा के बराबर लिखा, और डी थीटा किसके बराबर था, डी यू डी टी डिवाइड बाय डी वाई। हमने कहा डी थीटा को आप डी टी के साथ ले लो और डी यू को डी वाई के साथ ले लो, बस इतना काम कर लो। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपने विस्कोसिटी में तो जंग जीत ली है, ठीक है। अब ये क्या है, ये टर्म क्या है बच्चे, पहला जो टर्म है डी थीटा बाई डी टी किसका चेंज बता रहा है, एंगल का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये एंगुलर चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर चेंज हुआ, और एंगुलर चेंज को क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन।
तो ये शेयर स्ट्रेन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट है शेयर स्ट्रेन का, तो इसे कहेंगे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। डी यू क्या है, यू क्या है, यू क्या है, वेलोसिटी, यू क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंक्रीमेंटल चेंज में जो वेलोसिटी आई थी, तो वेलोसिटी का हम dy के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन में, देख रहे थे ना, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बढ़ रही थी, नो स्लिप पे 0 थी, टॉप लेयर पे ज्यादा थी, तो वेलोसिटी किसमें, इज इन वाई डायरेक्शन, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये बता रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी यू बाई डी वाई क्या है, डी यू बाई डी वाई है वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। समझ में आ गई, दो बातें दिमाग में रखनी है, ये दो बातें दिमाग में रखनी है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई। अब यहां से आगे की बात हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब यहां से इंट्रोड्यूस होंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड को देखेंगे कि वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के साथ कैसे वेरी करता है, इस वेलोसिटी प्रोफाइल को अच्छे समझेंगे, विस्कोसिटी की यूनिट समझेंगे, क्या चीज़ होती है। ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।